अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। यानी हमें ये फाइंड करना सीखना है, ये तलाश करना सीखना है, ये पहचान करना सीखनी है कि किस तरह से हम पहचानें कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है या ये ऑनर्स इक्विटी है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। स्टेट वेदर इट इज़ एन एसेट्स, लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी। यानी ये जो अकाउंट्स दिए हुए हैं आपको, इनमें से आपको पहचान के बताना है कि कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है और कौन सा ऑनर इक्विटी से बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है। तो बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। ऑफिस इक्विपमेंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट किसे कहते हैं? देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट मीन्स होता है ऑफिस का सामान, मशीनरी वगैरह जो ऑफिस में यूज़ होती है, जैसे प्रिंटर है, जैसे टाइपराइटर है, जैसे फैक्स मशीन है, जैसे फ़ोटो स्टेट मशीन है। ये सारा ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है। तो चूँकि ये सारा का सारा एसेट हमें बिज़नेस में बेनिफिट देता है, इसे हम बेनिफिट के लिए लाते हैं। ये फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में बेनिफिट दे रहा होता है हमें, इसीलिए ऑफिस इक्विपमेंट को आपने शामिल करना है एसेट में। तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो गया आपका? एसेट। तो यहाँ आप लिखेंगे एसेट में इसको। ऑफिस इक्विपमेंट आपके एसेट का पार्ट है। तो यह आपने एसेट साइड पर इसको नोट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कैश। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, कैश एक ऐसा एसेट है जिसके ज़रिए आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। आपने जो दूसरे अदर एसेट होते हैं वो भी कैश के थ्रू बिज़नेस में आते हैं। तो कैश तो सबसे पहला एसेट है, सबसे पहला करंट एसेट जो है वो कैश होता है। तो कैश भी एसेट में आप लिखेंगे इसको। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाइज़, यानी ऑफिस स्टेशनरीज़। जैसे ये स्टेशनरी का पार्ट है, मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, स्केल है, ये सारा ऑफिस सप्लाइज़ का पार्ट कहलाता है, स्टेशनरी का पार्ट है। ये भी एसेट में इंक्लूड होगा क्योंकि ये भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑफिस सप्लाइज़ एसेट का पार्ट हो गया, ऑफिस सप्लाइज़। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल वो अकाउंट होता है, ये उस वक्त क्रिएट होता है जब आपने सेल की होती है उधार पर। तो जब आप किसी भी शख्स को उधार पर सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल वो अकाउंट होता है जिसके ज़रिए हमें पैसे मिलेंगे। तो जब मिलेंगे पैसे आएंगे, इसका मतलब ये है एसेट अकाउंट में शुमार होगा। अकाउंट रिसीवेबल भी, इसको हमेशा के लिए याद कर लें, ये भी एसेट का पार्ट है। अकाउंट रिसीवेबल ये भी एसेट अकाउंट है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है नंबर 5 में सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस जैसे आपके नेचर से ही पता चल रहा है, जो अकाउंट का नाम लिखा हुआ है उसके दूसरे पार्ट से ही पता चल रहा है एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस लिखा हुआ है इसके साथ, तो ये एक्सपेंस कहलाएगा, ये सैलरी एक्सपेंस कहलाएगा। तो सैलरी एक्सपेंस का ताल्लुक ना एसेट से है, ना लाइबिलिटी से है, ना ऑनर्स इक्विटी से है। हाँ, इसका इफ़ेक्ट इस पर इनपुट पड़ सकता है, लेकिन अभी इससे ये किसी से बिलोंग नहीं कर रही, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है सैलरीज पेएबल। जब पेएबल किसी अकाउंट के साथ लग जाए तो वो लाइबिलिटी बन जाता है, वो लाइबिलिटी में शुमार होगा। तो सैलरी पेएबल आपने लाइबिलिटीज़ में लिखना, सैलरीज पेएबल। देन उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल। ऑनर इक्विटी का दूसरा नाम कैपिटल है। ऑनर इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, तो कैपिटल यहाँ आ गया आपके पास। देन उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट अकाउंट में प्रीपेड। देखें, किसी भी अकाउंट के साथ जब प्रीपेड आ जाए ना, तो वो एसेट अकाउंट कहलाता है, वो एसेट बन जाता है। तो हम इसे एसेट में लिखेंगे। प्रीपेड रेंट, ये एसेट आ गया। प्रीपेड रेंट, ये एसेट अकाउंट बन गया। इसके बाद है आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आपका एसेट अकाउंट है, क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम कहते हैं वो सामान जो हमने सेल के लिए ख़रीदा है, सेल करने के लिए ख़रीदा है। तो जब आप सेल करते हैं किसी भी चीज़ को अपने बिज़नेस में रखकर, तो वो एसेट ही कहलाता है, क्योंकि उससे ही आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
तो आपका मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये भी आपका एसेट में शुमार होगा, तो ये भी एसेट में हमने इसको नोट कर लिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट आपका अकाउंट है अकाउंट पेबल, ये लाइबिलिटी है। और अनअर्न्ड, क्योंकि अनअर्न्ड लगा हुआ है, अनअर्न्ड जब भी किसी अकाउंट के साथ आ जाए तो वो भी लाइबिलिटी अकाउंट कहलाएगा। तो अकाउंट पेबल, अकाउंट्स पेबल और अनअर्न्ड रेंट, ये दोनों लाइबिलिटी में शुमार होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिखा हुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अकाउंटिंग के ये बेसिक में शुमार होता है चैप्टर 1 में। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का, जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या असर आता है। तो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो रिलेट टू द बिजनेस ऑफ SCW एंड कंपनी फॉर ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑन द एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन असाइन प्लस फॉर इंक्रीज, यानी अगर कोई अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए आपने वहाँ पर उसकी जगह पर प्लस लगाना है। माइनस फॉर डिक्रीज़, अगर कोई अकाउंट कम हो रहा है तो वहाँ पर आपने डिक्रीज़ करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। एंड ज़ीरो फॉर नो चेंज, और अगर किसी अकाउंट पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा तो वहाँ ज़ीरो यूज़ करना है। यूज़ द हेडिंग्स एंड फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो ये हेडिंग्स आपके सामने जो अकाउंटिंग इक्वेशन की लिखी हुई हैं, इसका यूज़ करके हमें ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दिखाना है यहाँ पर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है जैसा कि नंबर 1 पर, इन्वेस्टेड कैश इन बिज़नेस, यानी बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया गया, बिज़नेस में कैश लाया गया, बिज़नेस को शुरू किया गया कैश की हेल्प से। तो जब भी बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया जाता है तो कैश चूँकि एसेट है, लिहाजा इसका असर एसेट पर आता है और एसेट इंक्रीज़ हो जाता है कैश आने की सूरत। जब भी कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट होगा तो एसेट पर इफ़ेक्ट आएगा, एसेट प्लस में चला जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश क्या है, एसेट है, इसलिए एसेट प्लस में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर एक साइड पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो दूसरी साइड पर भी लाजमी इसका इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं। तो जब इस यहाँ इफ़ेक्ट होगा तो यहाँ भी इफ़ेक्ट होगा इसका, इस साइड पर भी, राइट साइड पर। तो राइट साइड पर जो इफ़ेक्ट आएगा वो आएगा ऑनर्स इक्विटी की तरफ, क्योंकि ये जो कैश इन्वेस्ट किया गया है, ये इन्वेस्टेड जो कैश किया गया है, नॉर्मली ये ऑनर की तरफ से किया जाता है। तो ऑनर ने इसको इन्वेस्ट किया है, यानी इस बिज़नेस में जो कैश को इन्वेस्ट किया गया है वो ऑनर की तरफ से किया गया है। तो ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है, ऑनर बिज़नेस में जो कैश लेकर आता है, जो इन्वेस्ट करता है, उसे हम ऑनर इक्विटी कहते हैं। तो ऑनर इक्विटी में भी इंक्रीज़ आ जाएगा, लिहाजा इंक्रीज़ आने की सूरत में यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। जबकि लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं होगा, लिहाजा यहाँ पर हम ज़ीरो डाल देंगे, इधर ज़ीरो आ जाए। अब नेक्स्ट में आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, परचेज़ मर्चेंडाइज फॉर कैश, यानी मर्चेंडाइज को परचेज़ किया गया है कैश देकर। जब मर्चेंडाइज परचेज़ किया गया है कैश देकर, तो मर्चेंडाइज भी एसेट है जैसा कि आपको मालूम है, और कैश भी एसेट है, दोनों एसेट हैं। तो एक एसेट परचेज़ किया, यानी एक एसेट आपके पास आ रहा है और उसके अगेंस्ट में दूसरा एसेट आपके पास जा रहा है, यानी एक एसेट मर्चेंडाइज आया और उसके बराबर रकम आपके पास से चली गई। तो आपकी इस इक्वेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि एक एसेट आया और उसकी जगह दूसरा चले गया, तो हिसाब बराबर हो गया, लिहाजा एसेट ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, यानी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मर्चेंडाइज आया तो उसकी जगह कैश चला गया, तो नो इफ़ेक्ट आ जाएगा। लाइबिलिटी पर भी नो इफ़ेक्ट होगा, ऑनर्स इक्विटी पर भी नो इफ़ेक्ट होगा। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आपके सामने आए कि जिसमें कोई भी आपने एसेट परचेज़ किया है, कैश के थ्रू परचेज़ किया है, क्रेडिट नहीं, कैश के थ्रू परचेज़ अगर आपने किया है, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। अब आप देखें इसमें चेंज आ गया है, अब यहाँ ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। ऑन अकाउंट मीन्स होता है उधार, क्रेडिट पर।
तो इक्विपमेंट को ख़रीदा गया है। इक्विपमेंट किसे कहते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑफिस में जो मशीनरी होती है जैसे प्रिंटर, फैक्स मशीन और इसी तरीके से फ़ोटोस्टेट मशीन, ये सारा ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है। जितना भी मशीनरी पार्ट होता है ऑफिस का उसे हम इक्विपमेंट में दाखिल करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट कहलाता है। तो इक्विपमेंट परचेज़ किया गया, बिज़नेस के हिसाब से इक्विपमेंट अलग अलग होता है। तो इक्विपमेंट परचेज़ किया गया है ऑन अकाउंट यानी उधार पे। तो इक्विपमेंट चूँकि एसेट है, जब एसेट आप परचेज़ करेंगे तो आपके बिज़नेस में एसेट में इजाफा हो जाएगा। तो एसेट को जब एसेट में इंक्रीज़ आएगा, इजाफा होगा, तो यहाँ हम प्लस अप्लाई करेंगे। और चूँकि ये क्रेडिट पर ख़रीदा गया है तो आपके सर के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, उधार बढ़ गया, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। क्योंकि उधार पे ख़रीदा है लिहाजा लाइबिलिटी में भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये आपने क्रेडिट पे ख़रीदा है, उधार पे ख़रीदा है इसलिए। और ऑनर इक्विटी पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लिहाजा यहाँ ज़ीरो हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है नंबर 4, पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग नंबर 4th स्टेटमेंट जैसा कि आपके सामने मौजूद है, पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस पे किया गया यानी लाइबिलिटी पे की गई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपने जब पे किया, तो जब आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस जो अदा किया जाता है वो कैश के थ्रू अदा किया जाता है या बैंक के थ्रू अदा किया जाता है। तो जब भी कैश या बैंक आपके पास से कम होता है तो एसेट कम हो रहा है ना। तो एसेट कम होने की सूरत में एसेट पर क्या इफेक्ट आएगा? एसेट माइनस में चला जाएगा, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। आप लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अदा कर रहे हैं। दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो लाइबिलिटी पर आएगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जो है, बल्कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जब आप पे करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो आपके माइनस होते हैं वो इक्विटी से माइनस होते हैं, तो एक्सपेंस का असर इक्विटी पर पड़ेगा। और इक्विटी भी, क्योंकि ये पेएबल नहीं है ना, इसलिए इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर हम शो करेंगे इक्विटी पर। तो इक्विटी भी आपकी कम हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि ऑनर के जो उसकी जो प्रॉफिट होगा उसमें से ही अदा किया जाएगा। लाइबिलिटी पर इसका कोई असर नहीं होगा, लाइबिलिटी पर ज़ीरो हम चेंज डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है ड्राइंग, विदड्रॉ कैश फ्रॉम द बिज़नेस फॉर पर्सनल यूज़। यानी ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे, कुछ कैश बिज़नेस से लिया। तो जब भी ऑनर ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश बिज़नेस से लेता है तो बिज़नेस का जो एसेट होगा, जाहिर सी बात है डेफिनेटली वो कम होगा। तो एसेट क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। लाइबिलिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि ऑनर इक्विटी, क्योंकि ऑनर का पैसा है, बिज़नेस का ऑनर इक्विटी, वो भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होगा तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है पेड अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अदा की। अब देखिए यहाँ लाइबिलिटी का वर्ड आ गया, तो जब लाइबिलिटी का वर्ड आ गया, लाइबिलिटी अदा करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगी, जब कम होगी तो माइनस में आ जाएंगी। अब लाइबिलिटी कैसे अदा की आपने? वो कैश के थ्रू अदा की होगी। तो जब कैश के थ्रू अदा की है या बैंक के थ्रू अदा की है तो दोनों ही एसेट है ना, एसेट भी कम होगा साथ साथ, तो एसेट पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, यानी एसेट भी कम होगा। ऑनर्स इक्विटी आपका, ऑनर्स इक्विटी पर नो चेंज आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा नंबर 7, रिसीव्ड कैश फॉर सर्विस इनकम। आपने कैश रिसीव किया। जब कैश आप रिसीव करते हैं तो आपके एसेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैश एसेट है ना, एसेट आएगा बिजनेस में तो एसेट बढ़ जाएगा। तो एसेट क्या होगा? प्लस हो गया, क्योंकि एसेट रिसीव किया है आपने, कैश रिसीव किया है। लायबिलिटी पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, और चूँकि ये इनकम है लिहाजा जब भी इनकम आप हासिल करते हैं तो आपकी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, लिहाजा ऑनर्स इक्विटी पर यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात इसमें आपको समझ नहीं आई है तो लाजमी आप जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, लास्ट वीडियोस हैं, 5 फैक्ट्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट्स, वो लाजमी उनको समझें, उनको लाजमी वॉच करें। उसके बाद ये देखें आप, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं लाजमी, मैं आपको और आसान करके इंशाल्लाह समझाऊँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।